Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 9 and lecture number 2, oxygenation, respiratory system and cardiovascular system. कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। अगर हमारे साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो कौन कौन सी चेंज है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे साथ एपनिया। एपनिया मीन टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में आ जाता है, आप उसको चेक करते हो तो वो कहता है कि मुझे कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आती है या सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग आती है। ये हमारे साथ स्ट्रेस में कभी कभी हो जाता है, पेशेंट एनजाइटी अटैक में हो जाता है ये, या बहुत ज़्यादा डर जाए या कोई और इशू हो सकती है, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है। आप सिर्फ ये समझे, इसकी डिफिनीशन समझे कि एपनिया क्या है, डिसिप्निया क्या है, यूपनिया क्या है, कि आपको ये पता हो। डिसिप्निया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये ज़्यादातर बाज़ लोगों को रात सोने के टाइम में होता है, या जब वो लेटते हैं बिस्तर पर तो उस टाइम उनको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होती है। इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है यूपनिया। यूपनिया मीन नॉर्मल ब्रीथिंग। और नॉर्मल ब्रीथिंग जो हमारे साथ एडल्ट की है वो 12 टू 20 बीट पर मिनट है। मतलब 1 मिनट में एक बंदा 12 से लेके 20 तक सांस लेता है। हाइपर एपनिया, जब आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, डिप है, वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपर एपनिया कहते हैं। एंड हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मीन इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ CO2। जब आप बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा चला जाता है बॉडी में, और CO2 को निकलने में टाइम कम मिलता है, तो CO2 की हमारे साथ बॉडी में, ब्लड में जो है ना कम हो जाती है। तो हाइपर वेंटिलेशन में CO2 हमारे साथ, CO2 का जो ब्लड लेवल है वो कम हो जाता है और उसमें हमारे साथ डीप ब्रीथिंग होती है। एंड हाइपर वेंटिलेशन, जब एक बंदा प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर सकता, मतलब CO2 को बाहर खारिज नहीं कर सकता, ऑक्सीजन प्रॉपर उसकी इनटेक इनहेलेशन नहीं कर सकता, तो क्या होता है, हमारे साथ ब्लड लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मीन जब एक बंदा लेटता है बिस्तर में स्पाइन पोजीशन में तो उसे डीप ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है। डिसिप्निया दैट अकर व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या ब्रीथिंग डिफिकल्टी लाइंग डाउन के टाइम पे उसे, लेटने के टाइम पे उसे आती है जब वो स्पाइन पोजीशन में लेटता है बिस्तर पर। लेकिन अगर आप उसको बिठा दे, खड़ा करें, तो उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है, उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टिकेपनिया। टिकेपनिया मीन बहुत ज्यादा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाना। नॉर्मल हमारे साथ कितना है, 20 है। एडल्ट की 20 से बढ़ जाना, 25, 30, 40 तक बढ़ जाना, ये हमारे साथ स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है। टिकेपनिया। ब्रेडेपनिया मीन एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ ब्रीथिंग। जब हमारे साथ 12 ब्रीथ पर मिनट से ब्रीथिंग कम हो जाए, इसको हम ब्रेडेपनिया कहती है। हमारे साथ सीजेशन में, अल्टर कॉन्शियसनेस में, सिडेशन में, इन चीजों में हो सकता है। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। जब टिश्यू लेवल पर हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी आ जाए, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया मीन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जब बहुत ज्यादा ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाए, उसको हम हाइपरकार्बिया भी कहते हैं। एंड हाइपोक्सीमिया, जब हमारे साथ ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे साथ है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन हार्ट रेट ओवर 100। नॉर्मल जो हार्ट रेट है हमारे साथ वो 60 टू 100 बीट पर मिनट है।
लेकिन जब 100 से एडल्ट की हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। एंड ब्रेडिकार्डिया मीन हार्ट रेट बिलो 60, 60 से कम हार्ट रेट हो, 50 से कम हो तो इट्स मीन ब्रेडिकार्डिया। अगर हम मुख्तलिफ लाइफ स्पैन में बात करें कि किस तरह से रिस्पायरेटरी में हार्ट रेट में चेंजेस आती है मुख्तलिफ लाइफ साइकिल पे, तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पायरेटरी रेट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल ब्रीथ पर मिनट है वो 40 टू 80 है, नॉर्मल ब्रीथ पर मिनट। न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल सांस लेने की 1 मिनट में सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा सांस लेता है क्योंकि उसे ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इनफेंट की हमारे साथ 30 ब्रीथ पर मिनट है, प्री स्कूलर की हमारे साथ 25 ब्रीथ पर मिनट है, एंड एडल्ट की 12 टू 18 या 20 ब्रीथ पर मिनट है। इसमें हमारे साथ कमी क्यों आती है, क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, उनमें एक्सपेंशन आ जाता है और वो मैच्योर होता है, ठीक है? तो फिर हम कम ब्रीथ में भी अपने लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। जबकि बच्चों की अगर आप बात करें तो उनकी लंग्स कम छोटी होती है, कैपेसिटी वो इतना नहीं होता, एक्सपेंशन एक्सेंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको ज़्यादा ब्रीथ पर मिनट चाहिए कि अपने ऑक्सीजन को पूरा करें। अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो न्यूबॉर्न में हार्ट रेट 80 टू 200 बीट पर मिनट है, इन्फेंट में 80 टू 150 बीट पर मिनट एंड प्री स्कूलर एडल्ट में 55 टू 100 बीट पर मिनट है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इन्फेंट की या न्यूबॉर्न की बीपी हमारे साथ कम होती है, सबसे 65/40 बीपी होती है उनका। आफ्टर 1 मंथ 90/55 mmRpg एंड एडल्ट में हमारे साथ नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120/80 mmRpg। प्रीमेच्योर इन्फेंट की अगर हम बात करें, उनको ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी-सी। क्यों? क्योंकि उसकी लंग एल्वियाली में सरफेक्टेंट नहीं होता, और सरफेक्टेंट का काम क्या है? एल्वियाली को ओपन रखना, उनको कोलैप्स होने से बचाना और लंग्स को वेट करना, ठीक है? ताकि हमारे साथ जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, CO2 वापस बाहर के की तरफ निकालते हैं, तो उसपे चांसेस होते हैं कि एल्वियाली कोलैप्स हो जाए। लेकिन कोलैप्स होने से कौन बचाता है? सरफेक्टेंट। इन्फेंट एंड टोडलर। इन्फेंट हमारे साथ 1 महीने से लेके जो 1 साल तक का बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं, एंड टोडलर 1 साल से लेके 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम टोडलर कहते हैं। Risk of upper respiratory tract infection due to exposure to adult children and secondhand smoke, and risk of airway obstruction also. बहुत सारी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है बच्चों को, क्योंकि उनका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ होता है। अगर घर में कोई स्मोक करता है तो वो उसको भी इनहेल कर लेता है, तो उनकी इम्यूनिटी जो है ना इतनी स्ट्रांग नहीं होती ताकि उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाए। तो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के सामने। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो कोई भी चीज़ उठा के खा लेते हैं, मुँह में डाल लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो हमें उनका ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। स्कूल एज चिल्ड्रन 5 साल के बाद जो बच्चे होते हैं टिल 11 और 10 ईयर तक, तो उसको हम स्कूल एज चिल्ड्रन बोलते हैं। एंड एडोलेसेंट मीन जो 13 से लेके 19 ईयर तक होते हैं उसको हम एडोलेसेंट कहते हैं। Respiratory infection and respiratory risk factors such as secondhand smoke and cigarette smoking can lead to cardiopulmonary disease if continue। अगर इस एज में बच्चे क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या जो उनकी अच्छी इन्वायरमेंट में नहीं मिलता उनको, ऐसी ग्रुप में हो जाते हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है तो वो भी स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं, या जहाँ पे स्मोकिंग होता है स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन दूसरे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको वो इनहेल करते हैं उस एयर को, तो उसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं।
तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ सारी कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस काज हो सकती हैं। यंग एंड मिडिल एज एडल्ट मल्टीपल कार्डियोपल्मोनरी रिस्क ड्यू टू अनहेल्थी डाइट, lack of exercise, stress, drug एंड स्मोकिंग। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट पे ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करती, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, बहुत सारे या ड्रग यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में। एंड इवन लंग कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। अगर हम ओल्डर एडल्ट की बात करें तो जब बंदा उनकी उम्र बढ़ जाती है तो बहुत सारे चेंजेस से हमारी बॉडी जो है ना गुजरता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है हमारे साथ, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेक्स बिल्डअप होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमारे आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं, उनमें अंदर लिपिड जो है ना, जो हार्मफुल लिपिड है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोरेसिक केज जो है ना, वो प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होता, लंग्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, बैरल चेस्ट हो जाता है बहुत सारे पेशेंट को। बैरल चेस्ट मीन आपने कबूतर को या परिंदों को देखा होता है, उनकी चेस्ट किस तरह से बाहर निकली हुई होती है, इस तरह से उनकी चेस्ट बाहर की तरफ, जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और फिर वेंटिलेशन में उनको डिफिकल्टी होती है, प्रॉपर सांस लेने में उसे दुश्वारी होती है। कुछ रिस्पायरेटरी इमरजेंसी है हमारे साथ, हमने इन टर्मिनोलॉजीज को अभी डिस्कस भी किया प्रीवियस स्लाइड में। हाइपोक्सिया हो सकता है हमें, जो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। हाइपोवेंटिलेशन, जब हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो। हाइपरकार्बिया, ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो। टेकेपनिया, हार्ट बीट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेकेपनिया हो जाए। हाइपोवेंटिलेशन, ब्रेडेपनिया, ब्रीथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, डिसिपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सारे हमारे साथ रिस्पिरेटरी इमरजेंसी है, और इसमें हमें इमीडिएट इंटरवेंशन लेके पेशेंट को ऑक्सीजन पे लेना होता है ताकि वो रिकवर हो जाए। साइन ऑफ हाइपोक्सिया, मतलब हमारे साथ टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी हो तो उनकी साइन कौन सी हैं। पल्स जो है ना बहुत ज़्यादा रैपिड होगी, शालो इंस्पायरेशन होगा, उनको डिसिप्निया होगा। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, फ्लेयरिंग ऑफ नेर्व्स, जो नाक होता है उनकी जो नॉस्ट्रिल होती है वो फ्लेयरिंग होगी, आपको ऐसा नजर आएगा कि उसे बहुत ज़्यादा फूला हुआ नाक नजर आएगा आपको, डिफिकल्टी की वजह से, सांस लेने की डिफिकल्टी की वजह से। एंड सबस्टर्नल इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, हमारे साथ जो इंटरकॉस्टल स्पेस है रिब्स के अंदर, उनमें रिट्रैक्शन पाई जाएंगी। साइनोसिस होगा। साइनोसिस मीन ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे साथ कार्डियक इमरजेंसी आ सकती है। कार्डियक इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट आ जाए, जिसमें हमारे साथ जो हार्ट फंक्शन है वो कम हो जाए, और ब्रीथिंग, और पेशेंट जो है ना कॉन्शियसनेस स्टेज में चला जाए। एमआई हमारे साथ हो सकता है, जिसमें हमारे साथ जो हार्ट के मसल है उसमें डैमेज हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। हार्ट में हमारे साथ जो आर्टरीज होती है, जो हार्ट को सिर्फ ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उनमें ब्लॉकेज की वजह से या कोई भी इशू की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, और वहाँ पे जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें हमारे साथ जो हार्ट की फंक्शन है वो टेम्पोरली सीज हो जाती है, कम हो जाती है, जो जितना ब्लड चाहिए ना हार्ट को उतना पहुंचता नहीं, तो हार्ट की जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाती है लिमिटेड टाइम के लिए। फिर थोड़ी देर के लिए अगर हम प्रॉपर सीपीआर के उनको मैनेज करें तो वापस हार्ट की फंक्शन रिस्टोर हो सकती है। और हमारे साथ जो कार्डियक रिदम है, नॉर्मल कार्डियक रिदम, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, अरिथमिया आ जाती है, साइनस अरिथमा, टैकिकार्डिया आ जाता है, ये सारी चेंजेस हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हमारे साथ 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, फिर उनके लिए प्लानिंग करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, देन इवाल्युएशन करते हैं। तो असेसमेंट में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं,
फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेंट क्या है। असेसमेंट में आप कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से? करंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के बारे में आप पूछते हैं, हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज के हवाले से, कोई डिजीज, अस्थमा, सीओपीडी, ये सारी चीजें पेशेंट को तो नहीं है। करंट आर पास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एमआई, हार्ट अटैक वगैरह, तो उसे नहीं हुआ। लाइफस्टाइल उनका कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, प्रेजेंस ऑफ कफ है, साइन ऑफ हाइपोक्सिया है पेशेंट में, जो हमारे साथ टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये सारी चीजें आपने असेसमेंट में जाने की कोशिश करनी है। आपने स्पूटम को देखना है, अगर पेशेंट को कफ है, आया स्पूटम आ रहा है या नहीं, स्पूटम की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कलर कैसा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पूटम, प्रेजेंस ऑफ चेस्ट पेन, प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टर एंड मेडिकेशन हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग डायग्नोसिस। जब आपने असेसमेंट कर ली तो उस असेसमेंट के बेस पे आप कुछ डायग्नोसिस बनाते हैं, और उन डायग्नोसिस को आपने फिर उनके लिए प्लानिंग बनानी है कि किस तरह से डायग्नोसिस को हमने क्लियर करनी है, पेशेंट को बेटर लाइफ की तरफ लेके आना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे साथ है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ये हमारे साथ मुख्तलिफ इशू की वजह से हो सकता है, उनका जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रीशन एंड इनइफेक्टिव कप, मतलब कोई म्यूकस वगैरह बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कपिंग प्रॉपर नहीं हो रही, एज एविडेंस बाय adventitious breath sound cup and difficulty expectorating secretion। आपको किस तरह से पता चला कि डिफिकल्टी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है? एविडेंस हमारे साथ क्या है, उनकी जो ब्रीथ साउंड है आप उनसे पता लगा सकते हैं, कपिंग से, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग से पता लगा सकते हैं। ये हमारे साथ नेंडा के नर्सिंग डायग्नोस है, इसको हम नेंडा डायग्नोस भी कहते हैं। ये हमारे साथ एक बुक है, इसमें ये सारे डायग्नोसिस हैं। तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए आप गोल क्या बनाएंगे? आपका गोल ये होगा कि हमारे साथ पेशेंट का एयरवे हम क्लियर करें, प्रॉपर सक्शनिंग करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें पेशेंट को, और प्रॉपर उनकी जो ऑक्सीजन सिचुएशन है मेंटेन हो जाए। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हमारे साथ किस वजह से हो सकता है? फटीग की वजह से हो सकता है, लंग पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। Ineffective breathing pattern related to fatigue and lung pathology is evidenced by tachypnea, dyspnea and use of accessory muscle। अगर उसे टेकिपनिया है, डिस्पनिया है या एक्सेसरी मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एब्डामन के मसल को ब्रीथिंग के लिए, तो इट्स मीन इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे साथ है इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू alveolar capillary membrane change as evidenced by hypoxemia, dyspnea, cyanosis and abnormal ABGs। Decreased cardiac output related to myocardial contractility as evidenced by fatigue, dyspnea, tachycardia, hypotension, and edema. And altered tissue perfusion related to impaired blood flow। Proper blood flow नहीं हो रहा पूरी बॉडी को, as evidenced by pain or cold extremity। आप जब एक्सट्रीमिटीज को चेक करते हैं, उनके हाथ पाँव को चेक करते हैं, तो आपको वो ठंडी फील होगी, जर्द सी नजर आएंगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारे साथ है डिफिशिट नॉलेज। पेशेंट को नॉलेज की कमी है, क्यों कमी है नॉलेज को? डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। मतलब उनको उसके हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, डिजीज के हवाले से किस तरह से मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और आपको पता कैसे चला? क्योंकि वो जो बात ही कर रहा है हिस्ट्री के टाइम पर, आपको इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को कितना आइडिया है अपने डिजीज के हवाले से। Activity intolerance related to imbalance between oxygen supply and demand is evidenced by dyspnea, fatigue, tachycardia। मतलब वो प्रॉपर अपने काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा। और हमें किस तरह से पता चला? बहुत ज़्यादा थक जाता है, ऑक्सीजन डिफिकल्टी है, टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है काम करते हुए।
डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हमारे साथ रिलेटेड टू इलनेस, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, डिस्कम्फर्ट, बीमारी की वजह से उनका स्लीप पैटर्न खराब हो सकता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो पेशेंट को नया एनवायरनमेंट है, चेंज एनवायरनमेंट है, प्रॉपर नींद नहीं आती। ठीक है। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट हमारे साथ किस वजह से हो सकता है? कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिक्रीज ऑरल इंटेक है, तो उस वजह से न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को। एक्यूट पेन है रिलेटेड टू मुख्तलिफ डिजीज इंजरी की वजह से हो सकता है, एज एविडेंस बाय रिपोर्ट ऑफ पेन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट टू हेल्थ स्टेटस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ी सी एंजाइटी होती है, अपनी हेल्थ के बारे में बेचैनी होती है। तो कल नंबर स्टेज पे फिर आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि हमने पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना है। पेटेंसी एयरवे मीन एयरवे को मेंटेन करें ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन उनको पहुंच जाए। एंड क्लाइंट मोबिलाइज पल्मोनरी सिक्रीशन, जो पल्मोनरी सिक्रीशन है उसको हम सक्शन के जरिए प्रॉपर साफ करें, सक्शन। एंड लास्ट में हमारे साथ है इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने जो प्लान बनाया है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? इम्प्लीमेंट मीन एक्शन लेना है। टीच द पेशेंट इफेक्टिव कपिंग, जो हमारे साथ इफेक्टिव कपिंग टेक्निक होती है। इनिशिएट पोस्ट्यूरल ड्रेनेज एंड चिस्ट फिजियोथेरेपी। चिस्ट फिजियोथेरेपी जब आप करते हैं पेशेंट की तो उससे भी सिक्रीशन इजिली एक्सक्रीट हो जाती है। मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मॉनिटर एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल कंडीशन, मैनेज आर्टिफिशियल एयरवे, सक्शन द एयरवे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टॉप नर्स है जो कि एयरवे को सक्शन कर रहा है ताकि सिक्रीशन को रिमूव करें। इंटरवेंशन टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न, किस तरह से ब्रीथिंग पैटर्न हम इम्प्रूव कर सकते हैं? पोजीशन क्लाइंट प्रॉपरली, सेमी पॉलर पोजीशन या पॉलर पोजीशन में हम क्लाइंट को लेके आते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन डिफिकल्टी ना हो। टीच कंट्रोल ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मैनेज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। Intervention to improve oxygen uptake and delivery. Administer oxygen through simple mask, nasal cannula, Venturi mask, rebreathing and non-rebreathing mask. Administer blood component. Intervention to increase cardiac output and tissue perfusion. कार्डिक आउटपुट को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं टिश्यू परफ्यूजन को, ताकि टिश्यू तक प्रॉपर फ्लूइड पहुंच जाए। तो मैनेज फ्लूइड बैलेंस, हम उनको ऑरल इंटेक दे सकते हैं, अगर ऑरली कंप्रोमाइज है तो आईवी के जरिए फ्लूइड दे सकते हैं। इनकरेज एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन एंड असिस्टेंट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। पोजीशन क्लाइंट प्रॉपरली एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन। इमरजेंसी इंटरवेंशन हमारे साथ कौन कौन से? रिमूव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, आपने सबसे पहले कोई उसकी माउथ में, नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई चीज फंसी है, तो आपने सबसे पहले वो रिमूव करनी है। फिर आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर पल्स नहीं है, इंस्पायरेशन नहीं है, तो आपने इनिशिएट कार्डियो पल्मोनरी रिsuscitation, सीपीआर स्टार्ट करनी है ताकि पेशेंट हम रिकवर करें। इंटरवेंशन टू एड्रेस एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, explore lifestyle and activity adaptation, encourage dietary and nutritional modification, and promote comfort measure. नेक्स्ट हमारे साथ है एसेप्सिस। एसेप्सिस मीन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा एनवायरनमेंट आप बनाएं हॉस्पिटल का या जहाँ पे आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, बिल्कुल खत्म हो, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। फिर एसेप्सिस हमारे साथ टू टाइप ऑफ एसेप्सिस है। एक है मेडिकल एसेप्सिस, दूसरा है सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस में हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100% किल नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ को, उनकी नंबर को, उनकी फैलाव को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और एक क्लीन एनवायरनमेंट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एंड सर्जिकल एसेप्सिस हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इसमें हमारे साथ स्टेराइल टेक्निक होती है, हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, स्पोर,
सारी आल पावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें किल करते हैं। और इसकी जो हमारे साथ टेक्निक है वो हम एटोक्लेव यूज करते हैं। एटोक्लेव में हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट को रख के स्टेरिलाइज करते हैं। और मेडिकल एसेप्सिस में हम किस तरह से सफाई कर सकते हैं, हाथों को हम सैनिटाइजर के साथ साफ कर सकते हैं, फिर ग्लव्स के जरिए ग्लव्स पहन के पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, आईवी पास कर रहे हैं, तो उनकी जो एरिया है उनको हम अल्कोहल स्वाब से साफ करें। हॉस्पिटल की जो बेड्स है, हॉस्पिटल की जो सारे टेबल है, हॉस्पिटल को जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए जो प्रॉपर सोल्यूशन आता है उससे हम उनको साफ करें ताकि हमारे साथ मेडिकल एसेप्सिस अचीव हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट टू इन्फेक्शन। आप मुख्तलिफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करके पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। या पिक्चर में आप देख सकते हैं पेशेंट हैंड वॉशिंग, जो नर्स है हैंड वॉशिंग कर रहा है, मास्क पहन रहा है, प्रॉपर ग्लव्स पहन रहा है, गाउन पहन रहा है, ठीक है, ताकि पेशेंट को हम इन्फेक्शन से बचा सकें। वेज दैट कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट टू इन्फेक्शन। हमारे साथ जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमारे साथ हैंड वॉशिंग है फर्स्ट स्टेप। हैंड वॉशिंग हमने WHO के जो स्टेप्स हैं 11 स्टेप हैं उनके मुताबिक करनी है। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमारे साथ ग्लव्स आते हैं, मास्क आता है, गाउन, फेस मास्क, आई शील्ड, गॉगल, ये सारी चीजें आती हैं। अप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ पेशेंट केयर इक्विपमेंट एंड सॉइल क्लीनिंग। पेशेंट के जो इक्विपमेंट है उनको हमने प्रॉपर केयर के साथ हैंडलिंग करना है ताकि उससे कोई इन्फेक्शन काज ना हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक और शार्प इंजरी। नीडल की वजह से इंजरी ना हो जाए आपको या किसी दूसरे पेशेंट को। एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड स्पिल मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट को प्रॉपर क्लीन करना और जो एक्सक्रीशन होती है, स्पिल वगैरह, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। अप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, मतलब हमने जो उसके लिए डस्टबिन मुकर्रर की है हर एक चीज़ के लिए, इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जाएगा, तो प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। हमारे साथ जो येलो कलर का बिन होता है उसमें हम इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं। जो वाइट कलर का बिन होता है उसमें हम क्या डालते हैं, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, हाउस होल्ड आइटम, पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और जो रेड कलर का बिन हमारे साथ होता है इसमें हम क्या डालते हैं, जो बॉटल होते हैं, ट्रिप्स वगैरह, शीशी के जो बॉटल होते हैं वो हम इसमें डालते हैं। और हमारे साथ एक शार्प बास होता है येलो कलर का जिसमें हम नीडल वगैरह डालते हैं ताकि उसको हम फिर वेस्ट कर सके प्रॉपर तरीके से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।